नमस्कार दोस्तों, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में स्वागत है जो कि आपकी ज्योग्राफी के हैं। और ये जो चैप्टर है दोस्तों, चैप्टर 10, इससे पिछले साल जो है अगर आप 2024 को देखेंगे तो 2 से 3 जो क्वेश्चंस हैं वो आए हुए हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, कुछ कुछ में तो लाइनें आपकी सेम है। अगर मैं आपको पीवाईक्यू भी दिखा दूंगा, एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा जो कि पूरे पीवाईक्यू बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से ये आए हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे ज्योग्राफी के तकरीबन जो क्वेश्चंस आते हैं वो तकरीबन 15 से 16 क्वेश्चन आएंगे। इन्वायरमेंट वगैरह से उसमें रहता है, लेकिन आप एनसीईआरटी से इजीली जो है कितने हैंडल कर पाएंगे, 10 से लेकर के 12 तक आप इजीली, अगर एनसीईआरटी 11 की बुक पढ़ लेते हैं तो 10 से 12 आप इसको टैकल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको अब एनसीईआरटी पढ़ाने वाला हूँ, पर ये लाइन बाय लाइन होने वाली है। यानी जिन लोगों ने नहीं पढ़ी हुई है वो पढ़ लीजिए, और जिन लोगों ने पढ़ी हुई है एक दो बार, उनको भी समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। बाकी थोड़ी सी रफ्तार हम अपनी धीमे रखने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी तरीके से एक एक लाइन में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो टाइम आपका लगने वाला है, टाइम के लिए कंप्लेंट मत कीजिएगा, क्योंकि समरी वीडियो नहीं है ये। मैं एक एक चीज़ बताऊंगा। जो नए बच्चे हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी या फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी यूजफुल हो गया, क्योंकि दोबारा वीडियो मैं नहीं बनाने वाला एनसीईआरटी पे। तो यहाँ पे देखिए, अर्लियर चैप्टर 9 डिस्क्राइब द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ओवर सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसमें कह रहा है कि हमने चैप्टर 9 ने हमें ये डिस्क्राइब किया कि जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है टेम्परेचर, आपको पता है ना कि वो टेम्परेचर हर जगह अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इक्वेटर पे ज़्यादा इंसोलेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर रेज आती हैं, फिर यहाँ से ऐसे स्लैंटेड रेज स्टार्ट हो जाती है ना। तो स्लैंटेड जाएगी तो इसमें ज़्यादा डिस्टेंस इसको कवर करनी पड़ेगी, तो इससे हीट का जो डिसिपिएशन है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगा, और इस वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर आपकी अर्थ पे कम जाएगा। तो इसलिए ये बता रहा है। अब यहाँ पे लिखा गया है, एयर एक्सपैंड्स व्हेन हीटेड एंड गेट्स कंप्रेस्ड व्हेन कोल्ड। अब आपको पता है, जैसे ही हवा को आप गर्म कर देते हैं, फॉर एग्जांपल पानी को गर्म करते हैं ना, तो उसमें कभी ऊपर हाथ ऐसे रख के देखिएगा तो आपका हाथ पूरा जल जाता है। कैसे जल जाता है? क्योंकि वो पानी ही रहता है, और अचानक से जब वो आपके हाथों पर पड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ से जो हीट है वो आपके हाथ पर छोड़ देता है एकदम से। तो इस वजह से आपका हाथ जल्दी जल जाता है। साइंस में उसको एक फिनोमेना कहते हैं, 10th वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कमेंट करके जल्दी बताइए नीचे, और ऐसे क्विज भी बीच बीच में आपको देता रहूँगा। फिर यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे आप, वो क्या है कि ये कंप्रेस भी होगा अगर ये ठंडा हो जाता है। इसका सबसे बड़ा मैं आपको एग्जांपल बताऊँ क्या है। देखिए, अगर आप देखेंगे ठंडी में आप लोगों ने साइकिल चलाई होगी, और गर्मी में आप लोगों ने साइकिल चलाई होगी, है कि नहीं? लेकिन क्या होता है ना, ठंडी में आपका जो साइकिल का हवा है बहुत जल्दी कम होता है। अगर आप धूप में रख दीजिए ना, आपके साइकिल का टायर जो है वो जल्दी फ्लैट हो जाएगा। और ठंडी में देखेंगे तो धूप नहीं रहती है, आपका साइकिल की हवा बहुत जल्दी नहीं निकलेगी, 8 10 दिन 15 दिन में निकलेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि हवा जो होती है वो हीट हो जाती है। जब हवा हीट होती है तो वो हल्की होगी। हल्की होगी तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, और जैसे ही वो एक दूसरे से दूर होते हैं ना, वैसे उनको जगह कम चाहिए। अब फॉर एग्जांपल, इतनी मोटी कोई चीज़ है और इसको जो है इतनी पतली सी जगह में लेके जाना है, तो वो नहीं जाएगी। लेकिन अगर आपकी पतली कोई चीज़ है, उसको थोड़ी सी जगह में लेके जाना है तो आराम से चली जाती है। तो ये चीज़ का आपका ध्यान देना है। तो वहाँ से फिर वो निकल जाती है, धीरे धीरे रिश्ती रहती है, जहाँ से आप हवा उसमें अंदर डालते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस रिजल्ट इन वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस वजह से एटमॉस्फेयर के प्रेशर में भी डिफरेंस आता है। जिसका क्या कहने का मतलब है, आप लोगों ने सुना होगा, जो आपका एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, या एक लो प्रेशर होता है और एक हाई प्रेशर होता है। अब अगर हवा आपकी नीचे ठंडी हो गई है, तो आपको पता है कि ये बेसिक सा प्रिंसिपल है कि जो ठंडी चीज़ होगी, जो ठंडी होगी वो भारी होगी, जो हीट होगी वो हल्की होगी। तो हल्की चीज़ हमेशा ऊपर जाती है और भारी चीज़ नीचे आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कि नहीं? और जब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, फॉर एग्जांपल देखो, ये हल्का वाला है, ठीक, उसको हटा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपका जैसे दो पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल ये है और इस ये सरफेस है, एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, बड़ा वाला, ठीक। अब यूँ तो अगर ऊपर से दोनों को हम नीचे फेंकेंगे तो फिजिक्स ये कहता है कि दोनों एक साथ नीचे जाएंगे, पर एक साथ नीचे गिरेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर मल्टीपल पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल इसमें जगह ही नहीं है नीचे गिरने की, ये पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ, जैसे पानी है ना, पानी में पानी नीचे क्या होता है। तो अब यहाँ पे फिर बात क्या आती है कि ये जो आपका लाइट वाला है, इसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये आपका जो
बड़ा वाला है, इसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन ये हैवी है। अब हैवी है तो ये नीचे आएगा और इसकी जगह लेकर के इसको ऊपर कर देगा। तो ये चीज़ आप बेसिक सी चीज़ है, ये आप समझते हैं। कॉज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर सेटिंग द एयर इन द मोशन। और अगर लो प्रेशर होगा तो हवा ऊपर की तरफ भागेगी, और हाई प्रेशर होगा हवा नीचे की तरफ भागेगी। यहाँ पे एक चीज़ और भी है, आपको पता है कि इक्वेटर हीट होता है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 सेल्स बनते हैं ना, हेडली पोलर सेल हो गया आपका, फेरल सेल हो गया और हेडली सेल हो गया। तो ये 3 सेल्स भी आपके बनते हैं जो कि लो प्रेशर हाई प्रेशर को डिनोट करते हैं इस प्रकार से, ठीक। तो वो चीज़ भी आप देखने को आपको मिलेगी आगे, वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसी चैप्टर में, वो आप मिलेंगे देखने को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। You already know that air is in a horizontal motion is wind. You already know that the air in horizontal motion वो wind होती है। अब हॉरिजॉन्टल मोशन का मतलब क्या है, देखिए कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए बेसिकली। अब हवा है, ये सरफेस है, ये हवा है, ठीक है। हवा ऐसे 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 ऊपर जाएगी, ये आपकी सरफेस है और ये आपकी हवा है। हवा अगर ऐसे ऊपर जाएगी, अब ऐसे ऊपर क्यों जाएगी अभी आपको बताया मैंने, क्योंकि ये हल्की हुई तो ऊपर गई, यहाँ पे नीचे लो प्रेशर हो गया, फिर यहाँ से आपकी जो भारी वाली हवा होगी ये आ जाएगी इसको कवर करने के लिए, क्योंकि स्पेस हमेशा खाली नहीं होता है, उसको कोई कोई चीज़ भर लेती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ से आके इसने इसकी जगह ले ली, इसको फिलअप कर दिया। तो ये जो मोशन है ये तो ऊपर जा रहा है, यानी वर्टिकल मोशन है। ये जो विंड आ रही है ना अभी इस लो प्रेशर पे, ये ठंडी वाली, ये देखिए पैरेलल टू द सरफेस है, तो ये इसको हम हॉरिजॉन्टल मोशन कहेंगे। और विंड इसको ही कहेंगे, इसको एयर कहते हैं जो ऊपर जा रही है, इसको विंड कह रहे हैं। लेकिन एयर का ही फॉर्म है विंड, यानी विंड और एयर एक ही चीज़ है, लेकिन एक सब कैटेगरी विंड है आपके एयर की। समझ रहे हैं ना, दोनों एयर हैं, ऊपर वाली भी एयर है और ये नीचे जो जा रही है वो भी एयर है। तो देखिए इसमें लिखा गया है कि बोथ आर एयर। तो जो एयर आपकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में होती है उसको हम कहते हैं, ठीक। अब आइए आगे चलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो डिटरमाइंस व्हेन द एयर विल राइज और सिंक। अब इसका ये मतलब है कि जो एयर प्रेशर होगा, अगर लो प्रेशर होगा तो ऊपर जाएगी, हाई प्रेशर होगा तो नीचे आएगी, यही चीज़ बता रहा है। द विंड रीडिस्ट्रीब्यूट द हीट एंड मॉइस्चर अक्रॉस द प्लैनेट। और जो विंड है वो अपने साथ हीट और मॉइस्चर लेके चलता है, जिस वजह से रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया कि अगर कहीं से ठंडी हवा आएगी, आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, आप मुंबई के बीच पर हैं और आप देखेंगे कि वहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। ऐसा क्यों? पहली बात तो लो प्रेशर आपके बीच पे है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लैंड जल्दी ठंडा होता है। लैंड सी वेरिएशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हीट पड़ेगी आपके लैंड के ऊपर और हीट पड़ेगी आपके पानी के ऊपर, तो आप ये बताइए, खाली पतीला रख दीजिए गैस पे और एक गैस पे पतीले में पानी रख दीजिए, तो जल्दी कौन गर्म होगा? खाली पतीला गर्म होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो सॉलिड मटेरियल है। और हीट जो है, पहले जो आपकी वाटर होती है वो हीट एब्जॉर्ब करेगी, फिर धीरे 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 वो उस टेम्परेचर तक आएगी जिससे वो हीट हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वजह से क्या होता है कि लैंड आपकी जब गर्म होगी तो वहाँ पे लो प्रेशर होगा, हवा ऊपर जाएगी और वहाँ से एक ऐसी हवा आ जाएगी आपकी। तो ये आगे सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, लैंड सी ब्रीज जैसे समझाऊँगा। एनसीईआरटी में सबसे बड़ी बात क्या है ना कि एनसीईआरटी की एक लाइन अपने आप में एक कीवर्ड है, एक एक्सप्लेनेशन है, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ती है, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। और बाकी अगर एक एक लाइन आप समझना सीख गए ना, एनसीईआरटी पढ़ने से ज़्यादा आपको मज़ा कभी नहीं आएगा। और मेरा ये मानना है कि एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट टीचिंग, एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट टीचिंग बट मेक यू लर्न द पाथ ऑफ। तो ये कोट मैंने भी बनाया हुआ है एक दिन पहले कि एजुकेशन इज नॉट अबाउट टीचिंग बट द पाथ टू सेल्फ लर्निंग। ये दिखाऊंगा मैं, देखिए ये देखिए, अभी कल ही मैंने इसको बनाया, एडिटेड एस्टरडे। एजुकेशन इज नॉट अबाउट टीचिंग बट ब्रिंगिंग द पाथ ऑफ सेल्फ लर्निंग, बट ब्रिंगिंग द पाथ ऑफ सेल्फ लर्निंग। चलिए यहाँ पे हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। द वर्टिकल राइजिंग ऑफ मॉइस्ट एयर कूल्स इट डाउन टू फॉर्म द क्लाउड्स एंड ब्रिंग प्रेसिपिटेशन।
जो विंड डिस्ट्रीब्यूट करता है वो पूरे प्लेनेट पर हवाएं ही उसको लेके जाती हैं और हीट को अफेक्ट करती हैं। अगर गर्म हवा जाएगी तो गर्मी होगी, ठंडी हवा जाएगी तो ठंडी होगी। गर्मी में देखा होगा आप लोगों ने कि लू वगैरह चलती हैं। मेंटेनिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर द प्लेनेट एज अ होल। और कांस्टेंट टेम्परेचर कैसे होगा भाई, यहाँ पे गर्मी होगी तो यहाँ पे हमेशा गर्मी ही रहेगी अगर हवा यहाँ से वहाँ ना जाती। ठीक, इसके बाद द वर्टिकल राइजिंग ऑफ द मॉइस्ट एयर cools it down to form the clouds and bring precipitation। जो वर्टिकल यानी ऊपर जा रही है हवा, आपको पता है कि ऊपर जाएगी तो यहाँ से मॉइस्चर लेके जाएगी, मॉइस्चर धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो यहाँ पर -6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से आपकी जो टेम्परेचर है वो डाउन होती रहती है ना। तो उसमें क्या होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, लैप्स रेट, ELR, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, जो कि 6 होता है, या एग्जैक्टली हम बोलें तो 6.5 डिग्री होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस। तो एग्जैक्टली ये टर्म आपका है। अब आगे चलिए, द वर्टिकल राइजिंग मॉइस्चर कूल डाउन क्लाउड्स, और रेन लाएगी तो अभी सी बात है टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, एक्सप्लेन किया जाएगा कि प्रेशर डिफरेंसेस जो होते हैं और ऐसे फोर्सेस जो कि इसका कारण बनते हैं और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को कंट्रोल करते हैं। द टर्बुलेंट पैटर्न ऑफ विंड, जो विंड का टर्बुलेंट पैटर्न होता है, साइक्लोन वगैरह आते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद द डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्टर्ब वेदर व्हेन एयर मासेस इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड फिनोमेना ऑफ वायलेंट स्टॉर्म। और जब एयर मासेस एक साथ, वही स्टॉर्म की बात हो रही है, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन देखेंगे आप, तो उसकी बात हो रही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब चलिए हम पहले टॉपिक पे चलते हैं जो कि है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डू यू रियलाइज दैट आवर बॉडी सब्जेक्टेड टू अ लॉट ऑफ एयर प्रेशर। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर के ऊपर हमेशा, जैसे मछली पानी के अंदर रहती है तो उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो बहुत जो है ऊपर के ऊपर क्यूबिक मीटर जो उसके ऊपर है वो क्यूबिक फीट क्यूबिक मीटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड होता है अगर आप कैलकुलेट करेंगे वाटर का। और जितना नीचे जाएंगे उनकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप डीप सी के किसी क्रिएचर को बाहर निकाल देंगे ना, बहुत जो नीचे हैं, वो यहाँ पर उनकी वेंस जो है वो फट जाएंगी क्योंकि इतना उनको लोड सहने की आदत हुई है। अब जैसे आप एक एटमॉस्फेयर अपना छोड़ करके स्पेस में चले जाएंगे ना, तो तुरंत आपकी बॉडी की जो नर्व्स हैं वो फट जाएंगी। इस वजह से उनके साथ भी ऐसा होता है क्योंकि वो प्रेशर उनकी झेलने की आदत हो जाती है। और हमारा भी, हमारे ऊपर बहुत सारा एयर है और उसको हम हमेशा झेलते रहते हैं। तो इस वजह से कह रहा है कि हमारा बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर को, आपको लग रहा है स्लो थोड़ा, लेकिन लग सकता है क्योंकि धीरे धीरे पढ़िए। फिर मैंने वही कोड पे बताऊंगा कि आपको मैं पढ़ना सिखा रहा हूँ, कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं पढ़ना जानते। लेकिन यहाँ पर जो नए लोग हैं उनको मैं बताऊँ कि किसी भी बुक को, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाता है, लाइन बाय लाइन कैसे उसको समझा जाता है, कैसे इसके एक एक कीवर्ड जो हैं, एक एक वर्ड जो है वो अपने आप में एक पूरी हिस्ट्री लेके साथ में चलते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे एज वन मूव्स अप द एयर गेट वेरीड एंड वन फील्स ब्रीथलेस। अब ये कह रहा है कि जैसे ही कोई ऊपर जाता है, अब द एयर गेट्स वेरीफाइड एंड वन फील्स ब्रेथलेस। तो यहाँ पर उसको हवा सांस लेने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि एयर प्रेशर कम हो गया है और कंसंट्रेशन होगा वो भी कम हो जाएगा। अब देखिए, यही एक एक लाइन में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो एयर प्रेशर कम हो गया, दूसरी बात क्या हुई कि वहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, नाइट्रोजन कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, फिर ऊपर जाएंगे हम और ऊपर जाएंगे तो और कई सारी चीज़ें उसमें आपको देखने को मिलेगी। तो ये बहुत मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। एक लाइन इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको पढ़ना पड़ेगा। The weight of column of air contained a unit area from mean sea level to the top of atmosphere is called atmospheric pressure। अब इसको मैं एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? ये है जमीन, ये है एक बॉक्स बना रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इंसान बनाऊंगा तो सर उसका छोटा होगा, आप उसमें रिलेट कम कर पाएंगे। द वेट ऑफ कॉलम ऑफ एरिया कंटेन्ड इन अ यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया। फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है 1 मीटर का, इसकी लेंथ है 1 मीटर और 3 मीटर इसकी विड्थ है। या फिर एक हम स्क्वायर ले लेंगे जिसमें 2 मीटर की उसकी लेंथ विड्थ दोनों है, 2 मीटर। अब 2 मीटर है तो अब इसके ऊपर वाली ही तो हवा ली जाएगी। अब ज़मीन के बगल है ये, यहाँ वाली तो हवा ली नहीं जाएगी, यहाँ वाली हवा तो ली नहीं जाएगी। तो एक यूनिट एरिया ही है ना ये।
फॉर एग्जाम्पल ये 2.5 भी हो सकता है, ये स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, लेकिन उसको कोई यूनिट तो होगी, उसका मेजरमेंट तो होगा, तो उस यूनिट एरिया की बात हो रही है। ठीक, फिर अब ये रिस्पेक्टेबल है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान, मैं खड़ा हूँ तो मैं ऐसे हूँ, अब ऐसे सीधा सीधा खड़ा रहूँगा तो मेरा सर ऐसे हो जाएगा ना, तो अब ये इतनी आ रही है तो मेरे ऊपर जो हवा है साइड साइड में तो है, लेकिन अगर मैं ऊपर वाली हवा की बात करता हूँ तो ये सिर्फ इतने में मेरा आएगा, तो एक यूनिट एरिया है। फिर ये कह रहा है कि द वेट ऑफ अ कॉलम ऑफ एयर कंटेंट, एक कॉलम है एयर का, इसके ऊपर पूरा एक ऐसे एयर का कॉलम बना हुआ है, ऐसे ऐसे। अब इसका जो वेट पड़ रहा है फ्रॉम मीन सी लेवल से, यानी ये पहाड़ की बात नहीं कर रहा है कि आप हिमालय पे चले गए, लो भैया 8,850 मीटर की ऊंचाई से मैं बात कर रहा हूँ, तो आपके ऊपर 8,850 फीट की ऊंचाई के नीचे जो है वो वाली हवा लगेगी? नहीं लगेगी। तो इसमें क्या होगा कि एयर प्रेशर सही से कैलकुलेट हो नहीं पाएगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मीन सी लेवल, एकदम सी लेवल से, कि मतलब ना मैं ऊपर हूँ ना मैं नीचे हूँ, मैं हूँ सी लेवल पे, जहाँ से ही सी लेवल बेसिकली क्या होता है ना कि अगर आप कहीं भी देखेंगे तो वहाँ पे सी लेवल लिखा रहता है, बिकॉज सी लेवल एक यूनिट रखी गई है कि हाँ इससे हम ज़ीरो मानेंगे, जैसे ज़ीरो होती है वैसे सी लेवल होता है, यहीं से हम सारी ऊंचाई मापेंगे। हिमालय देखेंगे सी लेवल से नापा जाता है, किसी कोस्टल सिटीज़ को देखेंगे सी लेवल से नापा जाता है, और मालदीव्स वगैरह देखेंगे, मालदीव्स में तो क्यों डर रहे हैं लोग, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सी लेवल के एकदम पास में है, 1-2 मीटर मुश्किल से उसकी ऊंचाई होगी जहाँ तक मुझे पता है, और वो आने वाले 50-60 सालों में अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसका कोस्टल एरिया डूब जाएगा। तो ये चीज़ है। अब ऐसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आगे चलिए, कंटेंट इन अ यूनिट एरिया फ्रॉम मीन सी लेवल टू टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के एकदम टॉप तक, जहाँ तक हवा मिलेगी। एटमॉस्फेयर का टॉप क्या होता है? ट्रोपोस्फियर, एक्सोस्फियर, एक्सोस्फियर तक जाइए, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, बहुत ऊपर जाइए, ठीक है, वहाँ तक, टॉप तक, यहाँ से ये पूरा ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक जो माना जाएगा टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये यहाँ से यहाँ तक जो जो पड़ रहा है इसके ऊपर वजन, जो उसको दबा रहा है, बैठ जा बैठ जा भाई बैठ जा, वही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक एक लाइन समझाऊंगा मैं, अब बहुत सारे लोगों को भाई सब नहीं देखना है, बहुत टाइम टेकिंग है, आई एम सॉरी, एंड बंद करने का भी ऑप्शन होता है डोंट टेक इट रूडली। तो जो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स मिली बार, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो मिली बार की यूनिट में होता है, कि कितना मिली बार का प्रेशर लग रहा है, 2 मिली बार का, 4 मिली बार का, 10 मिली बार का, 20 मिली बार का, ये 1000 मिली बार। तो एट सी लेवल द एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1013.2 मिली बार। यानी अगर आप समुद्र तल पर खड़े हुए हैं, जैसे मैंने ये बताया कि ये हमारा सी लेवल है मान के चलिए, और ये मेरा कॉलम है, तो इसके ऊपर जो लग रहा है ना वो कितना लग रहा है, 1013.2 मिली बार लग रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी बाई द एयर, ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से द एयर एट द सरफेस इज डेंसर। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन होगा, तो यहाँ पे जो एयर होगी सरफेस पे वो डेंस होती है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ऊपर जाएंगे तो कंसंट्रेशन आपकी एयर का कम मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि खींचती है ना ग्रेविटी अपने पास, तो सारे पार्टिकल्स को अपने पास खींचेगी, वैसे छोड़ देगी तो सब भाग जाएंगे ना, स्पेस में भाग जाएंगे, फिर फ़ायदा ही क्या है, पूरा एटमॉस्फेयर अगर ग्रेविटी ना होती। और एक हाँ बहुत आपको कन्फ्यूज़न होती है कि जो हवा होती है वो नीचे होती है या ऊपर होती है, तो फिर कहीं कभी इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, और ऐसी लाइंस भी प्रीलिम्स में आ जाती हैं आपकी। तो आप ये सोचिए कि अगर ग्रेविटी है और वो खींच रही है, एटमॉस्फियर है हमारा, तो वो पास में होगी कि दूर में होगी? ऑब्वियस सी बात है कि वो पास में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पास में ना होती, ग्रेविटी ना होता, खींची है, तो यहाँ पर सब स्पेस में भाग जाते, कोई एटमॉस्फेयर होता ही ना, जैसे और किसी प्लेनेट नहीं है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ पर वो खींच रही है, तो आप मेरे पास बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं आपको ऐसे पकड़ के खींच सकता हूँ, कोई मुझसे दूर बैठा है और उसको ज़्यादा तेज खींच सकता हूँ। इसका मतलब है कि मेरा ज़्यादा फोर्स कहाँ लगेगा, मेरे पास में लगेगा। तो पास में लगेगा तो सबको अपने पास खींचने की कोशिश करूँगा ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ एयर, जो आपकी एक लाइन भी आई थी आपके एनसीईआरटी में, तो कंसंट्रेशन ऑफ एयर जो होगा वो ज़्यादा किसकी, आपके पास में होगा ना, अर्थ के पास में होगा जो खींच रही है। यही से आप समझ जाइए कि ग्रेविटी की वजह से जो डेंस होता है वो पास में, ग्रेविटी के सरफेस के पास में डेंसर होता है, एंड हेंस हैज़ ग्रेटर प्रेशर, और ज़्यादा प्रेशर भी होगा। ज़्यादा लोग एक ही रूम में आ जाएंगे, आपके पास चढ़ बैठेंगे, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। थोड़ी दूर आपसे कोई नहीं है तो वहाँ पे प्रेशर कम होगा। सीधी बात, न बकवास।
अ प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ मर्करी बैरोमीटर और एनेरॉइड बैरोमीटर। जो प्रेशर है वो मेजर किया जाता है मर्करी बैरोमीटर से या फिर एनेरॉइड बैरोमीटर से। कंसल्ट योर बुक प्रैक्टिकल, अब ये बता रहा है, एंड लर्न अबाउट दीज इंस्ट्रूमेंट्स। द प्रेशर डिक्रीज विथ हाइट। प्रेशर धीरे धीरे आपका हाइट के साथ डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन जब ज़्यादा लोग नीचे भरे हुए हैं तो मैं ऊपर जाऊँगा तो ऊपर ऑब्वियसली बात है कम मिलेंगे। ठीक। एट एनी एलिवेशन इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब किसी एलिवेशन पे जाएंगे तो ये वेरी करता है अलग अलग जगह पे, एंड दिस वेरिएशन इज प्राइमरी कॉज ऑफ एयर मोशन। और यहाँ पे जब वेरिएशन होता है, अगर मान लीजिए लो प्रेशर हाई प्रेशर हो ही ना कहीं पे और कंसंट्रेशन सब जगह बराबर ही रहे तो हवा चलेगी ही नहीं, क्योंकि आपको पता है ऑब्वियसली बात है जब स्पेस मिलेगा ही नहीं तो कोई आगे बढ़ेगा कैसे। तो दैट इज विंड विच मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। तो यहाँ से आप इजीली इसको समझ सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब हम आगे हैं इस तरफ, तो इसको मैं सब हटा देता हूँ। अब बात आती है हमारी वर्टिकल वेरिएशंस ऑफ प्रेशर। वर्टिकल वेरिएशंस ऑफ प्रेशर यानी यहाँ पर जो वर्टिकल वेरिएशन है, नीचे से ऊपर की तरफ बात कर रहे हैं। अभी तो हम सिर्फ सी लेवल की बात कर रहे थे, नीचे नीचे की बात हो रही थी कि सी लेवल पे जो है 10 कितना था, कमेंट करके बताइए, 1013.2 इतना प्रेशर लगने वाला है। और अब हम बात कर रहे हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ। अब नीचे तो सब कांस्टेंट ही होगा, ठीक, और ये वेरिएशन भी हो सकता है, कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नीचे अगर आप सी लेवल पे देखेंगे जहाँ पे गर्म हो जाएगा वहाँ पे हवा ठंडी हो जाएगी तो वो ऊपर भागेगी, तो ये भी तो वेरिएशन ही है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि जो प्रेशर है वो डिक्रीज करता है हाइट के साथ। द डिक्रीज अमाउंट्स टू बी अबाउट 1 MB फॉर ईच 10 मीटर। यानी अगर आप 10 मीटर ऊपर जाएंगे, यहाँ से आप 10 मीटर ऊपर गए तो वहाँ पर 1 मिली बार प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। इट डज नॉट ऑलवेज डिक्रीज एट द सेम रेट। और ये फिर एक चीज़ देखिए, अभी मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे हर जगह कांस्टेंट नहीं होता है, तो ये हमेशा एक समान रूप से ही कम नहीं होगा। क्यों? आगे देखिए, टेबल 10.1 gives the average pressure and temperature at selected levels of elevation for standard atmosphere। ये टेबल पढ़ लीजिए। सी लेवल वाइज जो है प्रेशर इन मिली वॉट सी लेवल पर इतना है, 1 किलोमीटर के बाद इतना होगा, 5 किलोमीटर के बाद इतना होगा, 10 किलोमीटर के बाद इतना होगा। अब द वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज मच लार्जर। जो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, पीजी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, इज मच लार्जर देन द हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। बिल्कुल ऑब्वियस है, बट इट इज जनरली बैलेंस्ड बाय नियरली इक्वल बट अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स। और अब ये बैलेंस की जाती है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है ऊपर, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे बैलेंस भी कर रही है। कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स के। अच्छा, अब जितने भारी होगे तुम उतनी तेजी से मैं तुमको खींचूंगी, ये भी है। तो यहाँ पर ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं, एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। लेकिन अगर हॉरिजेंटल मूवमेंट होगा तो उसमें अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे बैलेंस हो तो रहा है लेकिन वो ऐसे जा रहा है। सीधा जाएगा तो ज़्यादा तेज खींचेगा और कोई चीज़ ऐसे जाएगी। अब आप ये बताइए कि आप थ्रो करते हैं, फॉर एग्जांपल आज मैं आपको बताता हूँ, आप एक बॉल अगर थ्रो करने की कोशिश करें, एक डंडा ले लीजिए, क्योंकि बॉल तो ऐसे छोटी सी होती है ना, डंडा आपका बड़ा होगा। अब आप डंडा ऐसे पकड़ के खूब तेज़ी से ऊपर मारेंगे किसी मशीन से, क्योंकि हाथ से मारेंगे तो उतना फोर्स लग नहीं पाएगा। अब एक मशीन से सीधा मारिए ऊपर जाए और एक मशीन से ऐसे मारिए सीधा मारिए इधर जाए, तो उसमें ज़्यादा दूर कौन जाएगा? क्या लगता है? अब आप कहेंगे कि ज़्यादा दूर तो जाना चाहिए ऊपर वाला, ऊपर वाला जाएगा, नहीं, पर ज़्यादा दूर जाएगा ये नीचे वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पर लग तो रहा है लेकिन वो हॉरिजॉन्टल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और आपकी मूवमेंट इस साइड है, यानी यहाँ पे पूरा जो अगर आप देखेंगे इक्वल एंड अपोजिट ये होता है ना, तो यहाँ पे इतना फोर्स लगा रहे हैं, इतना फोर्स नीचे भी लग रहा है, लेकिन उसमें एक आपकी आगे फोर्स लग रही है, फिजिक्स वाले ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी, आप बताइए कमेंट करके कौन सी प्रोसेस है, और एक नीचे फोर्स लग रही है, तो इसको धीरे 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 एक कर्व पाथ देगी, ऐसे 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 कर्व पाथ देगी ना, तो ये थोड़ी दूर हो जाएगा। लेकिन जो ऊपर जा रहा है इसके ऊपर तो लगातार ऐसे नीचे ही फोर्स लग रही है, यानी ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही हैं दोनों में, तो यहाँ पर ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। तो इस वजह से ये बता रहा है, पूरी फिजिक्स ही है इसमें। अगर आप फिजिक्स अच्छे से पढ़ना आपको आता है तो आप इजीली कर पाएंगे। हेंस वी डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड। अब इसलिए हम बहुत तेज ऊपर देख
नहीं जाते हुए देखते क्योंकि वो खींची रहती, जाने नहीं देती। लेकिन हम हवा बहुत तेज चलते तो देखते, प्रूव हो गया सामने ही ना। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। देखिए हॉरिजॉन्टल मतलब यहाँ से यहाँ तक। अब कहीं पे 1014 मिली बार है, कहीं पे 116 118। अब यहाँ से हवा, अब ये सही बात है, हाई से लो की तरफ का भागती है। ज़्यादा जिसके पास होगा वो उधर तो भागेगा, जहाँ कम होगा तो ज़्यादा है तो वो कम को देगा, ऐसे ही काम होता है। तो यहाँ पे स्मॉल डिफरेंसेस इन प्रेशर आर हाईली सिग्निफिकेंट इन टर्म ऑफ विंड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी। जो डिफरेंसेस होते हैं प्रेशर में वो ज़रूरी होते हैं विंड की डायरेक्शन तय करने में, क्योंकि हाई से लो में जाएगी, और उसकी वेलोसिटी ज़्यादा जो होंगी। ये देखिए अगर 18 से 16 जाएगी तो डायरेक्शन तो उसकी इसी तरफ रहेगी, लेकिन उसकी स्पीड थोड़ा कम होगी। अब 18 से 14 जाएगी, बहुत तेज जाएगी, सट। फिर 18 से मान लीजिए जाएगी 700, और धीरे जाएगी, धीरे जाएगी, बहुत तेज जाएगी। यही मैं समझा रहा हूँ आपको। और अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलता है, आइसोबार्स। अब आइसोबार्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इज स्टडीज बाय ड्राइंग आइसोबार्स एट कांस्टेंट लेवल्स। स्टडी किया जाता है कैसे, आइसोबार्स से हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है। आइसोबार क्या होता है, देखिए आगे खुद एक्सप्लेन किया है इसने, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्या कहता है कि आइसोबार्स आर connecting are lines connecting places having equal pressure। इक्वल प्रेशर का मतलब, अब देखिए यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे 1018 मिली बार है, यहाँ पे भी 1018 मिली बार है। तो यहाँ से एक लाइन ऐसे गई है, अब ये देखिए किसको कनेक्ट कर रही है यहाँ पे, और नीचे देखेंगे तो 1014 ये है, तो यहाँ भी एक आइसोबार आएगा लाइन। तो ये ऐसे सीधी जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन इसको जाना है 1014 के पास। इसको बेटर तरीके से यहाँ पे समझिएगा, आइए नीचे समझाता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल ये आपका एशिया है, ये आपका अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ग्रीनलैंड। अब यहाँ से आप देखिएगा कि 1015 यहाँ पर दिया गया है, प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पोल्स के पास हाई प्रेशर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ठंडा है, ठंडी जगह है, तो ठंडी जगह में पास में हवा होगी, पास में हवा होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा, कंडेंस वो ज़्यादा होंगी, एक साथ रहेंगी, तो ज़्यादा लोग एक ही जगह पे, जब ज़्यादा हवा एक ही जगह पे रहेंगी तो ज़्यादा दबाव पड़ेगा ना। ठीक, इसीलिए क्या होता है, आपका एटमॉस्फेयर ऊपर होता है, कहाँ पे, आपके इक्वेटर पे हाई होता है, और पोलर पे सबसे लोएस्ट होता है, जहाँ पे सबसे हाई है। लेकिन अब 1015 को मैच करने के लिए हम कैसे मैच कर सकते हैं? 1015 पोल पे है, तो आप कहेंगे कि सर अगर 1015 मैच करना है, यानी 1015 आगे अगर मैं नीचे आऊँगा, यानी मैं इक्वेटर की तरफ आऊँगा, तो वो किधर जाएगा, कांस्टेंट जाएगा? कांस्टेंट तो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट तो एक जगह पे होता है ना। कांस्टेंट अगर मान लीजिए पोल ही है, हमें जाना है इक्वेटर पे, कांस्टेंट अगर आप सीधा जाएंगे तो अब तो पोल ही पे रह गए, हमें तो इक्वेटर जाना है। अब हम इक्वेटर पे चले, इक्वेटर पे आए, इक्वेटर पे कैसे आएंगे, इस तरफ से आएंगे, तो इस तरफ से क्या होगा, हमें मैच करना पड़ेगा। इधर जाएंगे तो हो सकता है ज़्यादा हो जाए, इधर जाएंगे हो सकता है कम हो जाए, तो हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे 1015 ही हो। अब 1015 ही कहाँ हो सकता है, जहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो इसके बराबर हो। ठीक, ये समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रेशर की बात यहाँ पे हो रही है कि यानी उतना दबाव है। मान लीजिए 1015 का दबाव यहाँ है, 1015 का दबाव यहाँ है, लेकिन अब आपको यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न होगी कि ठीक है, फिर आप ये कह रहे हैं कि हवा तो यहाँ पे ज़्यादा है पोल पे, और यहाँ पे तो हवा कम है, तो हवा दबाव कैसे बराबर हो रहा है? बात ये भी सही है। ठीक, तो इसको समझने के लिए आप सिंपली ये समझिए कि हवा का जो दबाव है यहाँ पे हाई प्रेशर है, इसलिए यहाँ पे इतना है, और इधर आएंगे, इधर आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन लो प्रेशर से केवल और केवल उसकी लेंथ बढ़ जाएगी कॉलम की, ना कि उस कॉलम का वजन कम हो जाएगा। बात तो यही हुई कि 1 किलो भूसा और 1 किलो लोहा,
या 1 केजी रुई और 1 केजी लोहा में कौन भारी होगा, तो कहेंगे भैया लोहा भारी होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अब 1 केजी रुई है और 1 केजी लोहा है, दोनों तो बराबर ही होंगी ना। तो चाहे हवा इतने में रहे, एक मुट्ठी हवा रहे, और चाहे हवा इतने में फैल जाए, लेकिन उस कॉलम के ऊपर जो प्रेशर है वो तो बराबर ही रहेगा। यही तो ढूंढना है। अगर यहाँ पे बराबर हो तो आप कहेंगे कि हो सकता है बहुत ज़्यादा दूर तक गई हो, बहुत बड़ा मुझे कॉलम लेना पड़े, तो आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? तो यही तो चीज़ है, यही तो साइंस है कि 1015 वाला जो यहाँ पे कंसंट्रेशन एक मुट्ठी है, वो मुट्ठी जब हम खोले हैं तो हमारे उस यूनिट एरिया में, उसी यूनिट एरिया में, जैसे देखिए अब एक चीज़ और मैं आपको समझाता हूँ। इतनी बड़ी मेरा हाथ है, इतने बड़े में मेरे पास पोल में है। अब ये जब ऐसे ऐसे फैलने लगा, मैं और आगे बढ़ा, इक्वेटर पे गया, ये ऐसे ऐसे फैलने लगी, मेरी मुट्ठी में हवा फैल रही है। लेकिन अब मेरे मुंह से देखिए, मेरे मुंह के बराबर है, ठीक है, इतना मेरे मुंह के बराबर है पोल पे। अब पोल पे ऐसे बढ़ रही है, 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 अब मैं आगे जा रहा हूँ। लेकिन अब ये हवा इतने में आ गई ना, मेरे मुंह से ज़्यादा बड़ी हो रही है। अब मेरे मुंह से जब ज़्यादा ये बड़ी हो रही है तो सेम जगह तो होगी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे तो इतना ही लेना है, मेरे मुंह के बराबर ही लेना है, लेकिन हवा एक्सपैंड हो गई इतना। तो जब ये हवा एक्सपैंड हो गई तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, और ज़्यादा ऊपर जो वाली हवा होगी उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और आपको पता है कि जो आपका इक्वेटर होता है उसमें हॉरिजेंटल बहुत ऊपर तक होती है, ठीक। इस तो यहाँ पर आपके ऊपर वाली होगी, यानी ये आपका कॉलम बड़ा हो जाएगा, जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है वो बड़ा हो जाएगा। फिर से मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, एकदम मैं डीप पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये पोल है, इस पे इतनी बड़ी कॉलम है, ठीक, और सेम चीज़ यही है। अब इक्वेटर पे इसको इतना बड़ा करना पड़ेगा। क्यों? ये और ये दोनों बराबर ही होंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ पर हवा का कंसंट्रेशन बहुत कम है, दूर दूर है। मैं 5 हवा, 1 2 3 4 5 हवा इसमें है, और यहाँ पे 5 हवा है, सेम सेम एकदम पास पास में है 5 हवा। तो यहाँ पे 5 हवा अलग अलग है, तो यहाँ से लेंथ तो बड़ी है, लेकिन जो प्रेशर है वो समान आ रहा है। तो इस वजह से इसको ऐसे यहाँ पे है, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, और इसको मैंने पूरा आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक। और एक चीज़ और आप देखेंगे, अब यहाँ पे आप कहेंगे कि नीचे वाला तो बड़ा ऐसे ही से सीधे सीधे जा रहा है, ऐसा क्यों है? यहाँ पे वेरिएशन कम है। क्यों वेरिएशन कम है वो आगे हम आपको बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा लैंड देखने को नहीं मिल रही है, यहाँ पे पानी ही है। जहाँ पे पानी है वहाँ पे टेम्परेचर लगभग सेम ही होगा, जहाँ पे टेम्परेचर सेम होगा वहाँ पे हवा ज़्यादा ऊपर जाएगी नहीं, ज़्यादा ऊपर जाएगी नहीं तो हमें ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। ज़्यादा दूर कैसे? फिर वही बात हो गई ना, वहाँ समझने की कोशिश की, ज़्यादा दूर क्यों नहीं जाना पड़ेगा? ज़्यादा दूर इसलिए नहीं जाना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ से पोल से इधर की तरफ जाएंगे तो हमें मतलब ज़्यादा हवा चाहिए, हवा ज़्यादा चाहिए, हमारे ऊपर ज़्यादा हवा चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए, बराबर करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हवा सबके पास थोड़ा बहुत बराबर ही है, मैं थोड़ा ही जाके आगे जा रहा हूँ, मुझे हवा मिल जा रही है बराबर, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर है ही नहीं। इस वजह से यहाँ पे कांस्टेंट चीज़ें हैं, ये मैं आपको आगे से एक्सप्लेन करता हूँ इसके साथ में, ठीक है। अब इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ अल्टीट्यूड ऑन प्रेशर, एक चीज़ और चीज़ आगे ही इसकी लाइन में बता रहा है कि अल्टीट्यूड का भी एक इम्पैक्ट होता है। हवा की हिमालयाज है, अब हिमालय का अल्टीट्यूड ज़्यादा है तो एयर प्रेशर ऑब्वियस सी बात है ऊपर जाएंगे, कम होगा सी लेवल से, जितना ऊपर जाएंगे एयर प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा, ठीक। तो इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ अल्टीट्यूड ऑन प्रेशर, तो जो अल्टीट्यूड का इफेक्ट है उसको एलिमिनेट करने के लिए इट इज़ मेजर्ड एट एनी स्टेशन आफ्टर बीइंग रिड्यूस टू सी लेवल, और इसलिए इसको सी लेवल के, इसको मेज़र किया जाता है सी लेवल के तल पे ले जा करके। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हिमालय पे गया मैं तो, लेकिन हिमालय के ऊपर जो एयर पे जो हवा का प्रेशर है, अब यहाँ पे हिमालय पे चढ़ के मैंने ऐसे डिवाइस लगाया कि अरे इतना मिलीबार का प्रेशर आ रहा है, पर ऐसा मुझे नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कम ही बताएगा कि एयर प्रेशर कम ही है, तो हमारा आइसोबार मेंटेन नहीं हो पाएगा ना। तो मैं हिमालय को एलिमिनेट, उसकी डिस्टेंस को एलिमिनेट करने के लिए मैं अगर ये सोचता यहाँ पे कैलकुलेशन करूँ कि यहाँ से नीचे जो सी लेवल के बराबर अगर इसको कर दूँ तो यहाँ पे कितना लगेगा, तो उस हिसाब से इसको एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। ये भी समझने की कोशिश कीजिए। पर्पज़ ऑफ कंपेरिजन, सिर्फ उसको कंपेयर करने के पर्पज से। द सी लेवल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन ऑन द वेदर मैप, नीचे वेदर मैप है। 10.1 shows the pattern of isobar corresponding to the pressure system. Low pressure system is enclosed by one or more isobar with the lowest pressure in the center, और यहाँ पे कई जो लो प्रेशर सिस्टम होता है उसमें कई आइसोबार होते हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पे लोवेस्ट सेंटर में होता है, तो इसी से सब मिल करके धीरे धीरे ना ये साइक्लोन बनता है। उसके बाद क्या होगा,
lowest pressure center. High pressure system is also enclosed or one or more isobar highest pressure in the system. हाई में भी सेम यही होता है कि हाईएस्ट प्रेशर सेंटर में होता है, ठीक। लो प्रेशर सिस्टम और हाई प्रेशर सिस्टम ये दो चीज़ें हैं। लो प्रेशर सिस्टम नीचे से होगा, ऑब्वियस सी बात है। आइए आगे चलते हैं। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर। अब इसमें अब देखिए सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया जाएगा। द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जो वर्ल्ड दुनिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन है सी लेवल प्रेशर का इन जनवरी और जुलाई हैज़ बीन शोन इन द फिगर 10.2 एंड 10.3। ये आपका 10.2 का हो गया और ये हो गया आपका 10.3 का। यहाँ पे देखिए चेंजेस नज़र में आ रहे हैं कुछ, ये देखिए बताइए क्या क्या चेंजेस आ रहा है। यहाँ पे तभी तो 1015 था, यहाँ पे देखिए चेंज हो गया। अब ये क्यों चेंज हो गया है, वाई, इसको भी हम आगे समझते हैं, ठीक है, लाइन बाय लाइन। तो अलोंग नियर इक्वेटर द सी लेवल प्रेशर इज लो एंड एरिया इज नोन एज इक्वेटोरियल लो। अगर हम इक्वेटर के पास देखेंगे जो सी लेवल प्रेशर है, द सी लेवल प्रेशर यानी इक्वेटर पर भी हम सी लेवल के बिहाफ पर मेजर करेंगे। तो द नियर इक्वेटर द सी लेवल प्रेशर इज लो एंड एरिया इज नोन एज इक्वेटोरियल लो। यहाँ पे लो होगा। अलॉन्ग 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ आर फाउंड हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर यहाँ पे हमें 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में देखने को मिल जाएगा। फर्दर पोलवर्ड अलॉन्ग 60 एंड 60 द लो प्रेशर बेल्ट्स आर टर्म्ड एज सब पोलर लोज। और यहाँ पे 3 बेल्ट्स आपकी बनती है ना, तो वो आगे ये एक्सप्लेन कर रहा है। अब ऐसा किस लिए है मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं आपको तीनों सेल्स बताऊंगा तब। और नियर द पोल्स द प्रेशर इज हाई, पोल्स के पास प्रेशर हाई होता है एंड इज नोन पोलर हाई, पोलर हाई के रूप में इसको जाना जाता है। द प्रेशर बेल्ट्स आर नॉट परमानेंट, ये प्रेशर बेल्ट परमानेंट नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वेरिएशन चेंज होती रहती हैं और टेम्परेचर का इसमें एक खासा रोल आपको देखने को मिलता है। चलिए, इन नेचर द ऑक्सीलेशन विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, दे ऑक्सीलेट, ये ऑक्सीलेट करते हैं यानी ऊपर नीचे होते रहते हैं अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन, सन के अपेरेंट मूवमेंट से। यानी सन अगर हीट देगा, आपको पता है कि उत्तरायण दक्षिणायन नॉर्दर्न और साउदर्न की तरफ जाता रहता है ना, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ जो आपकी है वो ऊपर मूव कर जाती है। तो ये चीज़ें भी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ये जैसे मूव करेगी तो उस अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन से ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। नॉर्थ में देखेंगे इन विंटर दे मूव साउथवर्ड, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखेंगे तो ठंडियों के टाइम में ये नीचे आ जाते हैं और समर में ये ऊपर भाग जाते हैं, ठीक। ये भी चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। फोर्सेज अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। अब ऐसे फोर्सेज जो अफेक्ट कर रहे हैं वेलोसिटी और डायरेक्शन को विंड की, तो चलिए इसको हम